12 एंग्री मेन एक मनोरंजक कोर्टरूम ड्रामा है जो पूरी तरह से एक जूरी कक्ष में घटित होता है, जहां 12 जूरी सदस्यों को अपने पिता की हत्या के आरोपी एक युवक के भाग्य का फैसला करने का काम सौंपा जाता है। सिडनी ल्यूमेट द्वारा निर्देशित और रेजिनाल्ड रोज के टेलीप्ले पर आधारित यह फिल्म तनाव, चरित्र विकास और नैतिक प्रवचन का उत्कृष्ट उदाहरण है। कहानी एक हत्या के मामले में अंतिम बहस के तुरंत बाद शुरू होती है, जहां न्यायाधीश जूरी को साक्ष्यों पर ध्यानपूर्वक विचार करने और सर्वसम्मति से निर्णय पर पहुंचने का निर्देश देता है। मामला सरल प्रतीत होता है। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले एक युवक पर अपने पिता की चाकू घोंपकर हत्या करने का आरोप है तथा उसके खिलाफ सबूत अत्यंत विनाशकारी प्रतीत होते हैं। न्यायाधीश ने जूरी को याद दिलाया कि यदि कोई उचित संदेह है तो उन्हें आरोपी को बरी कर देना चाहिए, लेकिन यदि वे उसे दोषी पाते हैं तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। जब जूरी सदस्य जूरी कक्ष में प्रवेश करते हैं तो माहौल तनावपूर्ण होता है, लेकिन सामान्य लगता है। ये पुरुष, जिन्हें केवल जूरी संख्या के आधार पर पहचाना जाता है, एक विविध समूह हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने स्वयं के पूर्वाग्रह, अनुभव और व्यक्तित्व लेकर आते हैं। प्रारंभिक वोट लिए जाते हैं और 11 जूरी सदस्य तुरंत दोषी घोषित कर देते हैं, जबकि जूरी सदस्य 8, जिसकी भूमिका हेनरी फोंडा ने निभाई है तथा जो एकमात्र असहमत है, दोषी नहीं घोषित कर देता है। जूरी सदस्य 8 ने स्पष्ट किया कि वह यह नहीं मानते कि अभियुक्त निर्दोष है, लेकिन उन्हें लगता है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एक युवक को मौत की सजा देने से पहले गहन चर्चा की आवश्यकता है। उनकी हिचकिचाहट अन्य जूरी सदस्यों में निराशा और अधीरता पैदा करती है, जो मामले को समाप्त कर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके बाद गहन और अक्सर गर्मागरम साक्ष्य परीक्षण होता है, जिसमें जूरी सदस्य 8 अपने साथी जूरी सदस्यों की धारणाओं और निर्णयों को व्यवस्थित रूप से चुनौती देता है। उन्होंने गवाहों की विश्वसनीयता, गवाही की विश्वसनीयता और उचित संदेह की संभावना पर सवाल उठाए। उदाहरण के लिए, उन्होंने एक बुजुर्ग पड़ोसी की प्रत्यक्षदर्शी गवाही की सत्यता पर सवाल उठाया है, जिसने दावा किया था कि उसने आरोपी को घटनास्थल से भागते हुए देखा था, तथा सुझाव दिया है कि गवाह की खराब दृष्टि और दूरी के कारण गलत पहचान हो सकती है। इसी प्रकार, उन्होंने एक महिला की गवाही पर भी संदेह जताया है, जिसने दावा किया है कि उसने वहां से गुजर रही एक एलिवेटेड ट्रेन की खिड़की से हत्या को देखा था। उन्होंने संकेत दिया कि उस समय उसने चश्मा नहीं पहना हुआ था और ट्रेन के शोर के कारण आरोपी की कथित धमकियों को सुनना उसके लिए कठिन हो गया था। जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ती है, जूरी सदस्यों के व्यक्तित्व और पूर्वाग्रह सामने आते हैं। जूरी सदस्य 3 एक बेचैन और गुस्सैल व्यक्ति है, जो विशेष रूप से अभियुक्त के अपराध में रुचि रखता है तथा मामले में उसके अपने बेटे के साथ जटिल रिश्ते को दर्शाता है। जूरी 7 एक स्वार्थी और अधीर व्यक्ति है, जो काम के महत्व की तुलना में बेसबॉल खेलों में भाग लेने के बारे में अधिक चिंतित है। जूरी सदस्य 10 एक संकीर्ण सोच वाला और संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति है, जो कि एक गरीब और हाशिए पर पड़ी पृष्ठभूमि से आने वाले अभियुक्त के खिलाफ अपने गहरे पूर्वाग्रह को प्रकट करता है। ये व्यक्तिगत पूर्वाग्रह और संघर्ष जूरी कक्ष में तनावपूर्ण और अक्सर शत्रुतापूर्ण माहौल पैदा करते हैं, क्योंकि पुरुष न केवल साक्ष्यों से जूझते हैं, बल्कि अपनी स्वयं की नैतिक दिशा निर्देशों और पूर्वधारणाओं से भी जूझते हैं। जूरी सदस्य 8 का शांत और उचित दृष्टिकोण धीरे धीरे अन्य जूरी सदस्यों को प्रभावित करना शुरू कर देता है, क्योंकि वे साक्ष्य और उचित संदेह की संभावना पर पुनर्विचार करते हैं। जूरी सदस्य 9 जो एक वृद्ध व्यक्ति है, अपना मत बदलने वाला पहला व्यक्ति है तथा जूरी सदस्य 8 के तर्क की वैधता को स्वीकार करता है तथा सही बात के पक्ष में खड़े होने के महत्व को समझता है। जैसे जैसे विचार विमर्श आगे बढ़ा, अधिक जूरी सदस्यों ने अपनी प्रारंभिक दोष सिद्धि पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और दोष के पक्ष में 11 से 1 के मत से मतदान अधिक विभाजित और अनिश्चित परिणाम की ओर स्थानांतरित हो गया। कमरे में तनाव तब बढ़ता है जब पुरुष अपने पूर्वाग्रहों,
भय और असुरक्षाओं का सामना करते हैं तथा उनके निर्णयों का महत्व अधिक स्पष्ट होता जाता है। फिल्म का अंतिम क्षण तब आता है जब जूरी अंतिम साक्ष्य की पुनः जांच करती है। हत्या का हथियार, एक अनोखा स्विचब्लेड चाकू। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि चाकू दुर्लभ था और अभियुक्त के पास वैसा ही चाकू होना उसके अपराध का मजबूत सबूत था। हालांकि जूरी सदस्य 8 ने प्रतिवादी के पड़ोस में स्थित एक मोहरे की दुकान से खरीदा गया एक समान चाकू पेश किया, जिससे यह साबित हो गया कि चाकू उतना अनोखा नहीं था जितना प्रतिवादी ने दावा किया था। इस खुलासे से अभियुक्त के खिलाफ मामला और कमजोर हो गया तथा जूरी के दृष्टिकोण में नाटकीय परिवर्तन आया। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, जूरी सदस्यों की थकान और भावनात्मक उथल-पुथल अधिक स्पष्ट होती गई। एक बार जो आत्मविश्वास से भरा बहुमत था वह टूटने लगा और वोट धीरे धीरे दोष मुक्ति के पक्ष में पड़ने लगा। जूरी सदस्य 3, जो दोष सिद्धि के लिए सबसे मुखर और भावनात्मक वकील थे, अंततः टूट गए और अपने दृढ़ निश्चय के पीछे छिपी व्यक्तिगत पीड़ा और गुस्से को उजागर किया। एक शक्तिशाली और भावनात्मक क्षण में उन्होंने अपना मत बदलकर दोषी नहीं कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप सर्वसम्मति से उन्हें बरी कर दिया गया। फिल्म का अंत तब होता है जब जूरी सदस्य अपना कर्तव्य पूरा करके अदालत कक्ष से बाहर चले जाते हैं। वे अपने अपने अलग जीवन में लौट जाते हैं और इस अनुभव से हमेशा के लिए बदल जाते हैं। फिल्म के अंतिम दृश्य में जूरी सदस्यों 8 और 9 के बीच आपसी सम्मान के शांत आदान प्रदान को दर्शाया गया है, जो उनके विचार विमर्श के गहन प्रभाव और उस युवा अभियुक्त के जीवन की सूक्ष्म स्वीकृति है जिसे उन्होंने मृत्युदंड से बचाया है। 12 एंग्री मैन न्याय, नैतिकता और तर्कसंगत बहस की शक्ति का एक कालातीत अन्वेषण है। अपनी गहन और मनोरंजक पृष्ठभूमि के माध्यम से यह फिल्म मानव स्वभाव की जटिलताओं को गहराई से दर्शाती है तथा यह उजागर करती है कि किस प्रकार व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, भावनाएं और सामाजिक दबाव न्याय की खोज को प्रभावित कर सकते हैं।